हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम बात करते हैं जो हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम एक बुक है तुल्य बुक बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल की, जिसका हम आज सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही शानदार बुक है और ये अपने टेक्निकल हेल्पर के लिए आप अगर इस बुक को आप सारा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपके जो पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के याद करोगे। चलो ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि एक के डब्ल्यू एच निम्न में से किसके बराबर है? 820 किलो कैलोरी के, या 4180 किलो कैलोरी के, 860 किलो कैलोरी के, या 4200 किलो कैलोरी के। क्योंकि ये एक एक के डब्ल्यू एच के अंदर 1000 वाट घंटा होता है। 1000 वाट घंटे में 36 × 10⁻5 जूल होते हैं 36 × 10⁻5 जूल होते हैं। और बात करें तो 4.18 जूल बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी होता है। अगर 4180 जूल होते हैं, 4180 जूल होंगे तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसलिए 36 × 10⁻5 जूल बराबर 4160, 4160 नहीं, ये 860 किलो कैलोरी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 860 किलो कैलोरी होता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बताओ कि ताप बढ़ने पर धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, या घटता है, बढ़ता रहता है, या स्थिर रहता है? क्योंकि आपको पता है जो धातुओं का प्रतिरोध है यह हमेशा पीटीसी के अंतर्गत आता है। जो पीटीसी के अंदर होता है तो इसके धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। जो एनटीसी के अंतर्गत आते हैं उसका प्रतिरोध घटता है। पीटीसी के अंदर जो धातु जो अपनी चालक धातु होते हैं वो सारी पीटीसी के अंतर्गत, जो अर्धचालक होती है वो सारी एनटीसी के अंतर्गत आती है। तो तापमान बढ़ेगा तो ये इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ये पीटीसी के अंदर, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ताप बढ़ने पर धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि समान धातु तथा समान लंबाई के दो चालक में पहले का व्यास दूसरे का 2 गुना है, तो इसका प्रतिरोध का क्या अनुपात होगा? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि जैसे ये चालक दो हैं, दो समान लंबाई के हैं और दो चालक पहले का व्यास, अगर ये जो पहला अगर 2 गुना है और ये जो दूसरी तार है इसका ये 1 गुना, ये पहला 1 है तो दूसरा 2 गुना, तो इसका प्रतिरोध है यानी डी डायमीटर, डायमीटर हमेशा स्क्वायर क्या होता है? तो 2 की स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 की स्क्वायर कितना आता है? 1 है। तो इसका जो जो सही आंसर हो जाएगा 4:1। 4:1 हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी चालक तार पर इंसुलेशन की मोटाई निर्धारित की जाती है? शक्ति क्षमता से, धारा वहन क्षमता से, सप्लाई वोल्टेज से, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक तार पर इंसुलेशन की मोटाई किस पे निर्भर करती है? शक्ति पे करती है? नहीं,
ये जो तार की जो चालक जो तार है, ये अपनी जो चालक तार है, जो इंसुलेशन हमेशा वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जो इसकी जो जो इंसुलेशन है वो तो वोल्टेज से निर्भर करती है। जो धारा है वो उसकी वो मोटाई यानी साइज पर डिपेंड करता है। तो इसने क्वेश्चन का ये पूछा है कि तार के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? सप्लाई वोल्टेज पर। अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्या कहता है कि एक नेगेटिव आवेश, यानी जो नेगेटिव आवेश है वो किसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है? न्यूट्रल आवेश को प्रतिकर्षित करता है। नेगेटिव यानी न्यूट्रल होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे न्यूट्रल आवेश को आकर्षित करेगा, बात तो वही करती, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है। नेगेटिव आवेश को प्रतिकर्षित करता है, हो सकता है, देखते हैं, सस्पेंस है यह। होता है कि धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है। नेगेटिव है ये धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित कैसे करें? ये तो गलत बात है, ये तो हो नहीं सकता, यानी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को आकर्षित करता है, तो इसलिए इसका आंसर सही होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आवेश होता तो ये नेगेटिव को आवेश करता। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अपने आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? एल्यूमिनियम की होगी, या शीशा की होगी, या नाइक्रोम की होगी, तांबा की होगी? बताओ आप लोग, किसकी प्रतिरोधकता निम्न होगी? एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता हमेशा तांबे से ज़्यादा होती है, यानी सबसे कम तांबे की होती है, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है, फिर उससे ज़्यादा शीशे की थी, फिर उससे ज़्यादा इसकी होती है। ये तो नाइक्रोम एक कांस्टेंट, दो धातुओं को मिला के बनाई जाती है। अगर एक का इसमें बढ़ता है तो दूसरे का घट जाता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता इन सब में से न्यूनतम किसकी है? तांबे की होती है, सबसे इसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर में ρ×L बटा में A होता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अपने आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता निर्भर करती है पदार्थ की मोटाई पर, या नमी की मात्रा पर, या तापमान पर, या प्रेशर पर? पदार्थ की जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता है, यानी इसकी इंसुलेशन, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसे कहते हैं, अपने ब्रेक डाउन जो वोल्टेज है वह किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ की मोटाई पर करती है। अगर मोटाई होगी तो उसका ब्रेक डाउन सहने की क्षमता अधिक होगी। नमी की मात्रा, नमी वो कितना जल्दी सोख रहा है या नहीं सोख रहा है, तापमान, यानी इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी करती है, इस पर भी करती है, यानी उपरोक्त सभी पर करती है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी केबल में अधिकतम प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट की, यानी अधिकतम वोल्टेज प्रवणता किस प्रति है? जैसे कोई अपना ये केबल है, ये इतना बड़ा ये कि केबल है, इसके अंदर मेन तार तो ये हैं, यानी ये तो है चालक कंडक्टर, ये है बाहर वाला इंसुलेशन। अधिकतम प्रवणता हमेशा इस चालक पर है, यानी अधिकतम स्ट्रेंथ इसके ऊपर आता है। सबसे कम प्रवणता इस है जो बाहर वाला इंसुलेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अधिकतम प्रवणता किस पे अधिकतम होती है? हमेशा चालक पर होती है, और सबसे कम बाह्य आवरण इंसुलेशन पर होता है। इसका एक शॉर्ट में केबल को 6 भागों, केबल में 6 परत है जिसका नाम है सिम्बास। अभी हम आपको बताते हैं सिम्बास। जैसे ये हो गया CIMBAS। कोई ये होता है कोर, यानी चालक, यानी इस पर सबसे ज़्यादा अधिक। फिर होता है इंसुलेशन, फिर होता है मेटेलिक शीट, फिर होता है बेडिंग, फिर होता है आर्मिंग सर्विंग। सबसे अधिक चालक के तनाव टेंशन इसके ऊपर होता है, फिर सबसे कम इस पर होता है।
सबसे अधिक इसके ऊपर होता है। ओ सॉरी मैं गलत बोल दिया। सबसे जो अधिक प्रवणता है वो जो चालक पर अधिकतम होता है और सबसे कम होता है ये बाहरी आवरण पर होता है। ठीक है, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? वोल्टेज एक प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं है स्थितिज। वोल्टेज वोल्टेज हमेशा एक स्थिर ऊर्जा है। अगर वोल्टेज वोल्टेज एक प्रकार के स्थितिज ऊर्जा है, वोल्टेज के साथ अगर करंट होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाएगा। अगर अभी ओनली फॉर ये वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा ये हो नहीं सकता और इनमें से कोई नहीं है, यांत्रिक ये हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्थिर विद्युत, एक मिनट, क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत डैश द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि गतिज ऊर्जा डैश द्वारा उत्पन्न है। स्थिर विद्युत हमेशा यानी दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करवानी है, आग में खींचातानी से ये इसमें स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो कोई चलने से या कोई कार्य कर रहा है यानी उसके अंदर होता है। यानी प्रेरण में तो गतिज ऊर्जा होती है, जबकि घर्षण में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसने क्या पूछा? पहले पूछा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत हमेशा घर्षण में उत्पन्न होती है, जबकि गतिज ऊर्जा हमेशा प्रेरण यानी इंडक्शन के अंदर होती है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर ए भी हो सकता था, मगर ए ने इसका अपोजिट उत्तर बता दिया। पहले इसने इसका बता दिया, फिर इसने इसका बता दिया, ये गलत हो गया, ये होने था, इसलिए इसका आंसर नंबर बी होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है ये? जीआई तार का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जा सकता? अपने जीआई तार का उपयोग कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं? अब इसने का जीआई तार का उपयोग अपने स्टे वायर के अंदर जीआई तार का उपयोग, स्टे यानी खींचता नहीं, जो अपने खंभे को ज़मीन से बांध के रखते हैं कि वो खंभे दूसरे पड़ ना जाए, ये उसको खींचे यानी उसको सीधा खड़ा रखने के लिए अपने स्टे वायर का भी प्रयोग करते हैं हम। अर्थिंग के अंदर अपने ज़मीन में गाड़ करते हैं वो अर्थिंग कर। टेलीफोन के अंदर भी जो पतली तार बिल्कुल उसका यूज़ करते हैं। जब हाउस वायरिंग के अंदर कभी भी जीआई तार का उपयोग नहीं करते हैं। जीआई तार का उपयोग कभी नहीं करते हैं। इसके अंदर हमेशा कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का वायर का यूज़ करते हैं, जीआई का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर सी होगा। अब अपने बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे वाले कोई भी वीडियो के लिए आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। मैं बार बार बोलना नहीं चाहता कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही समझदार हो प्यारे दोस्तों, आप खुद ही लाइक करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो खुद ही आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी केबल का रेटिंग फैक्टर इकाई होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या 200 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या 40 डिग्री सेल्सियस। कोई भी हमेशा केबल का रेटिंग फैक्टर की बात करता है, यह हमेशा 40 डिग्री पर है। ये ISI ने मानक नियम, ISI ने ये नियम ये इतना सेल्सियस लागू कर रखा है कि आप 40 डिग्री सेल्सियस पे आप चेक करें, यानी सहन सीमा होती है कि आप इससे अगर इसी डिग्री सेल्सियस पर आप चेक करोगे, इससे ना ज़्यादा पर ना कम पर, इसलिए केबल का रेटिंग फैक्टर हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है, या फिर 6.5 गुणा 10⁻18 किलोग्राम होता है, या 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम है, या 7.2 गुणा 10⁻15 किलोग्राम होता है।
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन को बच रहा। आप हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बता दीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम ही होता है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप हमें आंसर बताइए। हम आपको खुद ही आंसर बता देते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम ही होता है, और बस अलग होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। इसलिए इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये कह रहा है कि ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध ई यानी ई बराबर ईएमएफ हो गया, ई हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध कितना यानी प्रतिरोध आर के नहीं छोटा आर हो गया। आंतरिक प्रतिरोध आर वाले स्रोत द्वारा शॉर्ट सर्किट अधिकतम धारा का मान कितना हो यानी करंट बच रहा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, भी बटे आर होता है। इसने भी की जगह ईएमएफ देखा तो यह ई हो गया ये, और इसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर देखा तो छोटा आर ये हो गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ई बटा आर हो गया। आंसर नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन तो एक ऊपर भी आ गया सेम टू सेम। ये उसमें चालक के बारे में पूछा था कि वो उसमें दिया नहीं था, सीधा पूछा इसके अंदर चालक अर्धचालक दे दिया इसने हैं। तो आप बताइए ये इसका क्या आंसर होगा। अब देखो, ये जो पारा है और जो कॉपर है और ये सीसा, ये हमें ये तीनों पीटीसी के अंतर्गत होते हैं। जबकि एक कार्बन अकेला है जो ये एनटीसी के अंतर्गत आता है। इसने बताया किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है। नेगेटिव में से किसका होता है, कार्बन का होता है, कार्बन का है। ये एनटीसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है कि यह किसी चालक पदार्थ को तार कब कहा जाता है, जब वह किसी भी आकृति में हो, या वर्ताकार हो, वर्गाकार हो, या आयताकार हो। कोई भी पदार्थ तो चालक हो सकता है, लेकिन वो तार नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोई चालक पदार्थ जो कोई तार होता है, तार हमेशा पूरी गोल होती है, ना कोई वर्ग में होती है, ना कि हेक्सागोनल में यानी छठाई। तार हमेशा पूरी गोल होती है, ये वर्ताकार आकार में होती है। इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम है जो इस वीडियो के नीचे दे रखा है, आप इसके इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम, यदि प्रतिरोध आर और विशिष्ट प्रतिरोध रो और लंबाई एल तथा क्षेत्रफल ए है तो पदार्थ का सही संबंध होगा। इसने बताया कि सही संबंध बताया आर रो, जो रो का विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, रो बराबर होता है आर इंटू में ए अपॉन में होता है एल है। अगर अपने रो के नीचे एक लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू में एल और आर इंटू में ए, यानी रो इंटू ए बराबर में आर इंटू में एल, नहीं रो इंटू एल हो जाएगा, रो इंटू एल आर इंटू में ए, आर इंटू में ए। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, देते रो आर इंटू में ए, रो इंटू में एल, यानी आर ए अपॉन में रो इंटू एल, यानी इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर दिखे गया ये, चलो कोई बात नहीं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी तार पर 7/22 अंकित है तो इसका तात्पर्य क्या है। 7 तार है, वो 22
22 अंकित है, तो ये 22 SW के साथ तार, या 22 कॉपर के तार, या 7 एल्यूमिनियम का है, या 22 तार एल्यूमिनियम का है, या 7 तार कॉपर का है, या 7 SW के 22 तार हैं। बताओ 7/22 का है। इसके अंदर ये नहीं लिखा कि एल्यूमिनियम कॉपर की, तो सीधा सी अपने अगर ऐसा कुछ ना दे तो अपने हमेशा एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसके अंदर अपने 7 तो अपने अंदर तार हैं और कितने SW 22 SW के हैं, 22 SW के हैं, इसके अंदर 7 तार है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने कि निम्न में से के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया तो ये भी हो गया था ना, हाँ 29 में क्वेश्चन था कि किसी के निम्न में से किस पर ताप वृद्धि से प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य है, यानी कौन सा तापमान है जो इसके अंदर प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, यूरेका पर, या प्रोक्सबी पर, मैग्नीन पर, या कांस्टेंट पर। यूरेका, कांस्टेंट और मैग्नीन तीनों एक ही है, यानी इसके लिए इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तापमान वृद्धि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूरेका भी 2 धातुओं को मिलाकर बनाया, कांस्टेंट भी 2 धातुओं को मिलाकर बनाया, मैग्नीन 2 धातुओं को मिलाकर बनाया, ये इनका प्रतिरोध ताप गुणांक स्थिर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ये इन तीनों ही है, तापमान वृद्धि से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत धारा की गति होती है, विद्युत धारा की गति होती है 3 गुणा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10⁻12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो आप इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट में दोगे जवाब, तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो सबसे पहला आंसर देगा मैं उसका सबसे नाम बताऊंगा कि उन्होंने सबसे पहले इसका आंसर दिया है। ठीक है, ओके गाइस, ये आप वीडियो को देखना अच्छी तरह, आप अपने जो दोस्तों को ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कीजिए, जिससे आपके और स्टूडेंट जुड़े और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।